डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस चैप्टर में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। यह है शासक और विभिन्न इत्रिवत। ये जो चैप्टर है ये इस पार्ट का आखिरी भाग है। इसमें हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे, मुगल काल के बारे में, उनके शासकों के बारे में, शासन व्यवस्था, धर्म, राजधानी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट काल रहा है। ठीक है, हमारे देश की उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और किस तरीके से हमारे ऊपर शासन हुआ था। उनके पतन से हमारे ऊपर ब्रिटिश राज आया था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में, 64 में, 1565 में या 1556 में? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखते हैं मुगल कौन थे। मुगल जो थे वह दो महान शासकों वंशों के वंशज थे। ये माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से ये ईरान और तुर्की के शासक तैमूर खान के वंशज थे। परंतु जो मुगल थे वह अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जो जितनी भी चीज़ें थी वह काफ़ी ज़्यादा बर्बर शासक था। इस वजह से लोग उससे थोड़ा सा दूर रहते थे, जबकि तैमूर के वंशज होने पर यह गर्व का अनुभव करते थे। और उसके इसी वंशज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा भी किया था। मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बना के किया है। प्रत्येक शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। पहला मुगल शासक मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास किया और उन्हें बर्बर कहा था। ठीक है, इस समय हम ये देखेंगे कि जो साम्राज्य के स्थापक थे, भारत में मुगल शासन जो स्थापना की थी वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। इसका जो शासन था वह 1526 से 1530 के बीच में चला था। लेकिन जो इसने अपने फरगाना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था वह केवल 12 वर्ष की आयु में ही कर लिया था। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली आगरा पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके अलावा 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं को हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराया था। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार प्रयोग किया था और बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इसका प्रयोग किया था। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला था। लेकिन कई बार उसका जो शासन काल था वह काफ़ी होता ना दुविधापूर्ण रहा था। उस समय शेर खान या शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इसलिए उसने हुमायूं को भागने पर भी बाध्य कर दिया था। बाद में 1555 में दोबारा दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया, परंतु अगले ही वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है अकबर। अकबर पूरे मुगल साम्राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक है। चाहे इसकी सामाजिक नीतियां हो, धार्मिक नीतियां हो, राजनीतिक नीतियां हो या स्थापत्य हो, आप किसी भी वे से इम्पोर्टेंट इसको छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, अकबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरा देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही ये सम्राट बना था। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में इसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद इसने सफाविदों को हरा के कांधार पे भी कब्जा कर लिया था और कश्मीर को भी जोड़ लिया था। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर की जो प्रमुख विशेषता क्या थी? जहांगीर कला के पक्ष में देखा जाए तो कला चित्रकारी पे इसमें काफ़ी विशेष जोर दिया था। ठीक है, और एक तरीके से राजनीतिक पक्ष में या सैनिक पक्ष में देखा जाए तो मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेना स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सिखों, अहोमों और अकबर अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए थे। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां जो है उसने अहमदनगर के खिलाफ विरोध किया और वहाँ पे बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया था। शाहजहां मुख्य तरीके से भारत के उस समय के स्थापत्य कला में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और राजनीतिक स्थिति में इसने काफ़ी ज़्यादा
बुंदेलों की हार करवाई थी। और इसके साथ साथ वह लेकिन उसके समय में कई जगह ऐसा भी हुआ है कि कुछ हिस्सा भारत का जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था वह भी टूटा, जैसे कि कांधार वापस से इनके हाथ से निकल गया था। इसके बाद हमने ये देखें कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ है, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसको शाहजहां को अपने पूरे जीवन के लिए, मतलब जितना जीवन बचा था उसके लिए, आगरा में कैद कर लिया गया था। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब का जो मुख्य उद्देश्य था, औरंगजेब एक तरीके से दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा केंद्रित था। इसका प्रमुख कारण ये था कि वह दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा समय उसने अपना व्यतीत किया था, इसलिए उसकी जो रुचि थी वह दक्षिण की तरफ काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम देखते हैं इतिवृत्त की रचना के बारे में। इतिवृत्त क्या था? यह वह लेख है जिसमें किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है। मुगल साम्राज्य के जितने भी इतिवृत्त थे वह सभी पांडुलिपि में मिले हैं। मुगल बादशाह द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ये इतिवृत्त साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सब लोगों के सामने एक प्रबुद्ध दर्शन के रूप में लाए गए हैं। शासक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जितनी भी उनकी आने वाली भावी पीढ़ियां हों, उनके सामने शासक का विवरण उपलब्ध हो। मुगल इतिवृत्त के लेखक हमेशा से दरबारी रहे हैं। उन्होंने जो इतिहास में लिखे जो मुख्य बिंदु हैं वह क्या है, जैसे कि शासन में कौन सी केंद्रीय घटनाएं घटी हैं, शासक के परिवार के बारे में, दरबार, अभिजात वर्ग के बारे में, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। इन लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही है। मुगल भारत की जितनी भी पांडुलिपियां हैं वह हाथ से ही लिखी हुई हैं और इन सब का एक प्रमुख शाही किताब खाना होता था जहाँ पे ये रखी जाती थी। फिर हम जानते हैं भाषा के बारे में। मुगल दरबारी इतिहास जो जितने भी हैं वह फारसी भाषा में लिखे हैं, परंतु मुगल चगताई मुल्क के थे और तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने अपनी कविताएं और संस्मरण इसी भाषा में लिखे हैं। फिर अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। फारसी को वहाँ पे ऊंचा स्थान दिया गया और लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिन्हें इस भाषा में अच्छी पकड़ थी। ठीक है। और फारसी के हिंदी के साथ जो संपर्क से उर्दू रूप की एक नई भाषा निकल के आई थी। अकबर जैसे मुगल इतिहास की जितनी भी चीज़ें हैं वह फारसी में लिखी गई हैं, जैसे और बाबर के जो संस्मरण जैसे कि बाबरनामा, इनको तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया है। अनेक मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है। और हम जानते हैं पांडुलिपियों के बारे में। वह सभी लेख जो हाथ से लिखे जाते हैं उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं, ये हमें पता ही है। यह मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्त तैयार करवाए गए थे। इनकी रचनाएं अपनी भावी पीढ़ी को पुराने शासन के बारे में पता करने की थी। इससे मुगल साम्राज्य के बारे में हमें आज की डेट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। फिर हम जानते हैं मुगल चित्रकला के बारे में। अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ प्रदर्शित किया जाने लगा। इन्हें ईश्वर के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा, जिन्होंने जैसा ये था कि ईसाई धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित था। ठीक है। इसके साथ साथ अकबर को एक सफ़ेद पोशाक में भी दर्शाया गया। यह सफ़ेद रंग सूफी परंपरा की ओर संकेत करता था। बादशाह, उसके दरबार, उसके लोग, हिस्सा लेने वाले लोगों के चित्रण करने के लिए और चित्रों की रचना और शासकों द्वारा, मतलब चित्र बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, इसको लेके शासकों और मुसलमान जो रूढ़िवादी लोग थे उनके बीच में लगातार तनाव बना रहा था। उमला, इनके प्रतिनिधियों को उमला कहा जाता है। ठीक है। उमला ने कुरान के साथ हदीस, उमरा मुसलमान रूढ़िवादियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके बीच में लगातार निरंतर तनाव बनता रहता। उमला ने कुरान के साथ साथ हदीस में मानव के रूप में जो चित्रण होता था उसको लेके प्रतिबंध का आह्वान किया। मतलब उनका मानना था कि यह गलत है। ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण दिया, जैसे बेजाज जैसे चित्रकार, मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक के चित्रकारों को हुमायूं ईरान से अपने साथ दिल्ली लाए थे। इसके साथ साथ जो उस समय के जो प्रमुख जो चित्रकार थे ये लोग भी बहुत ज़्यादा ही फेमस थे। इसके साथ साथ अकबर और जहांगीर के समय में भी चित्रकारी बहुत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची थी। फिर हम जानते हैं मुगल चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ प्रदर्शित किया जाने लगा। इन्हें ईश्वर के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। जिन्होंने जैसा ये था कि ईसाई धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित था। ठीक है। इसके साथ साथ अकबर को एक सफ़ेद पोशाक में भी दर्शाया गया। यह सफ़ेद रंग सूफी परंपरा की ओर संकेत करता था।
फिर हम जानते हैं अकबरनामा के बारे में। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसत 150 पूरे और दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अकबरनामा के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं। यह अकबर के करीबी मित्र थे और दरबारी थे। ठीक है, इन्होंने इसके शासन के बारे में लिखा। इसके इतिहास को इन्होंने 3 जिल्दों में लिखा, मतलब 3 पार्ट में लिखा है। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में उनके शासनकाल का विवरण है, और तीसरी, जिसको आईने अकबरी कहते हैं, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के बारे में ब्यौरा मिलते हैं। इस समय समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विवरण मिलता है। यह सबसे मतलब इसका महत्वपूर्ण है कि इसमें विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, मजदूरी, राजस्व, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। और फिर बादशाहनामा भी एक सरकारी इतिहास है। इसमें भी 3 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट वर्षों का विवरण देती हैं। लाहौरी ने शाहजहां के शासन 1627 से 1647 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा पार्ट लिखा है, और बाद के दशक में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया है। सुधारवर्दी दर्शन में प्लूटो के रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में निरूपित किया गया है। फिर हम देखते हैं मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति के बारे में। 1500 पहले जो मुगल साम्राज्य की नीति थी वह एक तरीके से एक धार्मिक कट्टरता की ही नीति थी, और हम ये देखेंगे कि उन्होंने मतलब हिंदुओं पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे उस समय। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया है। 1564 में अकबर ने जाजिया समाप्त कर दिया था। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थल के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान भी दिए हैं। यहाँ तक कि जब युद्ध के दौरान मंदिर नष्ट हो जाते थे तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान भी दिए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब की शासनकाल से भी पता चला है। फिर हम देखते हैं मुगल दरबार के बारे में और वहाँ उस समय क्या स्थिति होती थी। दरबार में किसी की भी हैसियत या किसी के पद का निर्धारण इस बात से होता था कि वह शासक से कितने पास या दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिए गए स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। कोर्निश, यह औपचारिक अभिवादन का तरीका होता था। सरकार को किए गए मतलब शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से उस व्यक्ति की हैसियत का पता चल जाता। जैसे जैसे व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुक कर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। शाहजहां ने इस तरीके के स्थान पर तस्लीम और जमी बोझ के तरीके अपनाए थे, मतलब यह भी एक तरीका होता था अभिवादन करने का। फिर हम देखते हैं बादशाह के दिन के बारे में। बादशाह के दिन भी एक तरीके से फेमस होता था। इस समय सूर्योदय के समय कुछ धार्मिक प्रथाओं से शुरू होता था, ठीक है। और हम देखते हैं तखत ताउस। तखत ताउस शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन था। इसकी साजो सज्जा में 7 वर्ष लगे थे। इसकी जो सजावट थी बहुत बहुमूल्य पत्थर रूबी से हुई थी। जिसे शाह अब्बास सफवी ने दिवंगत जो बादशाह उस समय के जो थे जहांगीर को भेजा था। इस पर तैमूर, मिर्जा उल बेग, शाह अब्बास, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का नाम अंकित है। 2 तरीके के दरबार होते थे, दीवाने आम और दीवाने खास। इसमें क्या अंतर होता है? दीवाने आम बादशाह में सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन किया जाता था। यहाँ पर राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और निवेदन करते थे। और दीवाने खास क्या होता था? दीवाने खास एक तरीके से बादशाह की निजी सभाएं होती थी। वहाँ पे गोपनीय विषयों पे चर्चा होती थी और वहाँ पे वरिष्ठ मंत्री अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। फिर हम देखते हैं पदवियां, उपहार और भेंट के बारे में। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग था। जो प्रमुख पदवियां थी वह कैसी थी? आसफ खां, मिर्जा राजा इत्यादि प्रमुख पदवियां थी। औरंगजेब ने जय सिंह व जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जाते थे। उदाहरण के लिए मीर खान ने अपने नाम के आगे आ अक्षर लगवा के अमीर खान करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था। मतलब उस समय भी इस तरीके का कार्य चलता था, ठीक है। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा, खिल्लत भी शामिल था, जो पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हो। यह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहने का सेट, मतलब जिस तरीके वो
जैसे हमें सबको पता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा आभूषण पहनते थे या ज्वेलरी जो पहनते थे, उनमें से भी वह कुछ उठा के अपना उपहार के स्वरूप में देते थे। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था, या तो वह नज के रूप में थोड़ा सा धन या पेशकश के रूप में एक रकम लेके बादशाह के सामने जाता था। राजनीतिक संबंधों में उपहार को सम्मान व आदर का प्रतीक माना जाता था। फिर हम देखते हैं शाही परिवार के बारे में। शाही परिवार हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। यह फारसी शब्द का से निकलता है। इसका अर्थ है पवित्र स्थान। इसमें शामिल थे बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उनके नज़दीक व दूर की रिश्तेदार, महिलाएं और बच्चे। मतलब स्पेशली मतलब ये जो होता था ना हरम, ये महिलाओं और बच्चों के लिए होता था। इसमें महिलाएं परिचय मतलब जो उनकी जो रख रखाव करने के लिए होती थी वह, और गुलाम, ये सभी रहते थे। बहुविवाह प्रथा शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। राजपूतों एवं दोनों के विवाह मतलब राजपूतों और मुगलों के बीच जो विवाह होता था वह राजनीतिक संबंध बनाने का एक प्रमुख तरीका था। बेगम मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी, और अगाह मुगल परिवार में ऐसी स्त्रियां थी जिनका संबंध शाही या कुलीन परिवार से नहीं होता था। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ उनकी भी स्थिति हमें काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई दिखती है। फिर हम देखते हैं मुगल अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों से इनकी भर्ती होती थी। ऐसे यह निश्चित किया जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों को अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, अर्थात जो वफादार हैं और बादशाह से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में तुरानी व ईरानी अभिजात वर्ग अकबर की शाही सेवा में उपस्थित रहते थे। 1560 में राजपूत और भारतीय मुसलमानों ने भी यहाँ पर प्रवेश किया था। सेवा में आने वाले प्रथम राजपूत मुखिया आम्बेर के शासक कछवाहा थे, जिनकी पुत्री से अकबर ने विवाह किया था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को भी कई उच्च पद प्रदान हुए थे। नूरजहां जो उनकी पत्नी थी वह भी ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी औरंगजेब के समय गैर मुसलमान अधिकारियों में मराठों की बहुतायत थी। फिर हम ये देखेंगे कि अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को अपना शिष्य भी बनाया है, और उनके साथ कई प्रकार के होते ना आध्यात्मिक और धार्मिक रिश्ते भी शामिल किए थे। फिर हम देखते हैं मुगलों की राजधानी के बारे में। ठीक है, जो मुगलों की राजधानी थी उसमें काफ़ी बदलाव आया था। जब 16वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेज़ी से स्थानांतरित हो रही थी। बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर नियंत्रण किया था, और उसके शासनकाल के दौरान जो दरबार था वह विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता था। 1560 के दशक में अकबर ने लाल बलुए पत्थर से आगरा में किले का निर्माण किया। 70 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। इसका कारण यह था कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी रेखा पे पड़ता था, और वहाँ से उस समय तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुकी थी। ठीक है, उस समय हम ये देखेंगे कि अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाने का उद्देश्य वहाँ के लोगों को गुजरात में मुगल विजय के बारे में याद दिलवाना था। 1885 में उत्तर पश्चिम की ओर अधिक नियंत्रण लाने के लिए राजधानी को लाहौर नियंत्रित कर दिया गया था। इसलिए 13 वर्षों तक जो इस समय तक वहाँ पे बनी रही। उसके बाद 1648 में राजधानी शाहजहांबाद की तरफ स्थानांतरित हो गई थी। फिर हम देखते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि मुगल काल में प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। यहाँ पर केंद्र में स्थापित कार्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी या सद्र होते थे। प्रांतीय शासन को जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहते थे, जो सीधे सरकार बादशाह के सामने प्रस्तुत होता था। उसके बाद प्रत्येक सूबा जो था वह सरकार के क्षेत्र में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की जो सीमाएं थी वो फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों से मिली होती थी। उसके बाद परगना, जैसे हम उप जिला के तौर पे कहते हैं, इस स्तर पे स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारी, कानूनगो और चौधरी द्वारा की जाती थी। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर परगना के बाद ग्राम में भी इस तरीके से ये बटा हुआ था, जहाँ पर कई तरीके के छोटे साम्राज्य आ गए थे, और यहाँ पर इन लोग ग्राम स्तर पर जो था वो संपूर्ण जो प्रशासनिक तंत्र था उस पर अच्छे से नियंत्रण रखा गया था।
छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांट के इस प्रक्रिया को तनाव मुक्त करने का तैयार था स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच में। लेकिन हमें कई बार यहाँ पे एक बंटवारा दिखता है, बंटवारे को लेके हमें यहाँ पे कई बार लड़ाई के रूप में संघर्ष भी दिखता है। जमींदार प्राय राज के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में परे हो जाते थे। फिर हम देखते हैं सुलह एक कुल नीति के बारे में। सुलह एक कुल नीति जो है वह विभिन्न धर्मों के बीच में स्थानीय शांति स्थापित करने के बारे में थी, ठीक है, जिसमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। सभी लोगों के साथ किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार की धार्मिक रीति से बिलोंग करता हो, ठीक है। सुलह कुल नीति या जो दीन ही इलाही धर्म है वह अकबर द्वारा लाया गया था। अकबर ने उस समय जो भारत में स्थिति थी या जिस तरीके से मुगल साम्राज्य था या जिस तरीके की भी स्थिति थी उस समय, अकबर ने इस धर्म की स्थापना की जो सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें विभिन्न धर्म जैसे कि हिंदू, जैन और मुसलमान आदि विभिन्न धर्मों को एक साथ बैठाया जाता था और इस तरीके से सभी प्रकार के धर्मों के जो अच्छी चीज़ें होती थी उनके बारे में मिश्रित करके इस धर्म के बारे में बताया गया था। सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के जारी लागू किया गया था। मुगलों के अधीन अभिजात जो वर्ग था उस समय काफ़ी मिश्रित किस्म का था। उस समय ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी आदि सभी शामिल थे। तो सभी प्रकार के लोगों की धार्मिक विचारधारा का सम्मान करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अबुल फजल जो हैं उन्होंने सुलह कुल को आदर्श को प्रभु शासन की आधारशिला बताया है। सुलह कुल में सभी धर्मों के और मतों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन यह शर्त थी कि वह राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और आपस में लड़ेंगे नहीं। फिर हम ये देखेंगे कि अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की जो इसी सिद्धांत पर आधारित थी। इसका अर्थ है ईश्वर का धर्म। इसमें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद की थी इस धर्म को। लेकिन ये धर्म था ये अकबर के जाने के बाद बहुत कम लोगों द्वारा ये अपनाया गया था और अकबर के जाने के बाद इस धर्म में बिल्कुल ही मतलब होता ना समाप्ति हो गई थी और उसकी ख़त्म हो गया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं मुग़ल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक के बारे में। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने में बहुत उत्सुक था। जैसे मैंने आपको बताया उसका ये एक तरीके से वो था कि वह सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था, सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने जेसुइट पादरी को आमंत्रित करके उनका एक दूत करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी में मुग़ल दरबार में 1580 में आया और वह वहाँ पे लगभग 2 वर्ष रहा था। लाहौर में मुग़ल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भी भेजे गए थे। सर्वाधिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया गया था। वे उनके साथ अभियानों में जाते थे, उनके बच्चों को शिक्षा देते थे और फुर्सत के समय में वे अक्सर उनके साथ बैठ के विचार विमर्श भी करते थे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, तो इसका उत्तर है 1563 में, ठीक है। आज अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।